ठीक है, तो हमने पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंप्लीट किया, फिर हम मूव किए थे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या पढ़ा था हमने, बताओ? मतलब उसकी एनिमल स्पीशीज पढ़ी थी, और लेक इकोसिस्टम पढ़ा था। हाँ, तो हमने क्या एल्गल ब्लूम का प्रॉब्लम पढ़ा था। ठीक है, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम क्या होता है कि अगर न्यूट्रिएंट किसी पानी में ज़्यादा हो जाए तो पहले उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम सबको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाएगी। तो बायोलॉजिकल, मतलब हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और इनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक पानी की तुरंत में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर ये सब एकदम से चला गया है। ठीक है, और एल्गल ब्लूम हुआ है। उसके साथ जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और कुछ कॉन्टामिनेंट्स पानी में गए हैं, तो इसमें जो केमिकल ऑक्सीजन, सॉरी, जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, एक पानी की कुछ कैपेसिटी होगी ना, नमक मिलाने की, शक्कर मिलाने की। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन की मिक्स होने की भी कुछ कैपेसिटी होती है पानी की। साफ पानी रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, गंदा पानी रहेगा तो ऑक्सीजन कम होगा। तो एक है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे एल्गल ब्लूम हो गया और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बढ़ गए न्यूट्रिएंट के कारण, और उसके साथ ऑक्सीजन में डिजॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया है। इसके कारण वहाँ पे डेड जोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन हो गया कम, तो वो पूरे लेक में हो जाता है डेड जोन। ठीक है, डेड जोन हो जाता है तो उनकी जो बॉडी है ऊपर तैरने लगती है। तो वो जो पूरा ग्रीन ग्रीन देखा होगा अगर आपने, हर लेक में ऐसे हरा हरा हो जाता है, काई लग जाती है, वो है एल्गल ब्लूम। और फिर क्या बोलते हैं, सनरेज आती है तो नीचे नहीं जा पाती, तो वापस से वो जो प्रोडक्शन होना चाहिए, इसमें ये डेड बॉडी या फिर वो हरा हरा ऊपर तैरने लगा, तो इसने क्या किया, सनलाइट को ब्लॉक कर लिया। नीचे सनलाइट को इसने ब्लॉक कर लिया, तो यहाँ से वापस से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो वो जो साइकिल चलती थी प्रोडक्शन की, लाइफ साइकिल, किससे, एनर्जी का सोर्स क्या है, सन, अब वो ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो लाइफ साइकिल हो गई खत्म, तो वो डेड जोन बन जाता है। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम का प्रॉब्लम ये है, हमने ये पढ़ा था। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन पढ़ा था, एल्गल ब्लूम पढ़ा था। उसके साथ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक तरीका है उसमें पोल्यूशन नापने के लिए। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है कितना नहीं है, ये किससे नापते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से नापते हैं। ठीक है, बस दो चीज़ें और पढ़नी है हम इसमें, दो तीन चीज़ें, एक वेटलैंड क्या होता है, दूसरा कोरल क्या होता है, तीसरे मैंग्रोव्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स क्या है? तो मैंग्रोव्स एक टाइप के प्लांट्स है। ठीक है, ये कैसे प्लांट, ये इतने ज़रूरी क्यों है? मैंग्रोव्स एक टाइप के प्लांट है, ये हमने जान लिए है ना, बट ये इतने ज़रूरी क्यों है? मैंग्रोव्स जो हैं ये इतने ज़रूरी क्यों है? मैंग्रोव्स पाए जाते हैं कोस्टल रीजन पे। हमारे यहाँ जहाँ पे नॉर्मल पानी या प्लांट लगाए जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल प्लांट लगाए जाते हैं उनको पानी देना पड़ता है। ठीक है, उनको वहाँ पे मिट्टी और ये सब खाद वाद देनी पड़ती है ना। क्या कि कभी हम ये करते हैं, खारा पानी डालते हैं। खारा पानी में आपने देखा है, खारे पानी में, खारा पानी इन द सेंस ब्रैकिश वाटर या फिर सलाइन वाटर, जहाँ पे जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी पानी में ज़्यादा हो, ऐसी किसी जगह पे एक प्लांट को उगते देखा है क्या? नहीं देखा है। ठीक है, एक चीज़ ये रखी है हमने कि प्लांट बहुत कम उगते हैं किसमें, सॉल्ट वाटर में। दूसरी चीज़ हमने अडेप्टेशन पढ़ी थी। अडेप्टेशन पढ़ी थी मतलब कोई अगर कहीं पर रह रहा हो तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने रेन फॉरेस्ट देखा था, वहाँ पे पेड़ लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि सब कंपटीशन करे किसके लिए, धूप के लिए। तो धूप पाने कैनोपी बड़ी कर लेते हैं अपनी, मतलब अपना ये जो छत्र छाया है वो बड़ी कर लेते ताकि ज़्यादा धूप आए। ठीक है, डेजर्ट में क्या होता है, वो अपने कांटे उगा लेते हैं, उनकी वैक्सी और थिक लीफ हो जाती है ताकि उनका इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो। ये सब हमने देखा था ना। ऐसे ही कोस्टल रीजन में मैंग्रोव्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सलाइन वाटर में, वो होने के लिए, क्या होने के लिए, सलाइन वाटर में उगने के लिए। मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो नेटिव है यहाँ के, मतलब कोस्टल रीजन के। ठीक है, वहीं की स्पीशीज है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऐसे इवॉल्व कर लिया है कि वो सलाइन ब्रैकिश वाटर में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पूरे रीजन में हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली इस तरफ पाए जाते हैं। मैं आपको कुछ नाम लिखा दे रहा हूँ।
एक सेकेंड रुकना। एक्चुअली हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके पहले वाला जो लेक्चर चल रहा था ना। हाँ, तो पहले हम टाइप ऑफ, हाँ स्पीशीज लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। हाँ, एक्चुअली एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखिए, क्योंकि ये ना इकोसिस्टम को बहुत हेल्प करता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखिए, तो उसमें एक मैंग्रूव्स हो गया, एक कोरल हो गया, एक अभी हम वेटलैंड पढ़ेंगे कि वेटलैंड क्या होता है। तो ये 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं हम। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, इसके पहले टेरेस्ट्रियल पढ़ा था, तो बायोम पढ़े थे। अब यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो मेजर मेजर वो है, हम वो पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन मेजरली पूछते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट क्यों है उससे पहले हो सके, ग्रीन ट्री होते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से ये किस में, सलाइन वाटर में इवॉल्व हो जाते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं, अब देखो सलाइन वाटर होगा, अगर ब्रैकिश वाटर होगा जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, तो फ्रेश वाटर से तो कम वो कैपेसिटी या प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन इसने अपने आप को ऐसा इवॉल्व किया है कि इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे भी अपने आप पे सांस ले पाती हैं, और नहीं ले पाती हैं तो इसकी रूट्स ऊपर आ जाती हैं। मतलब मान लो ये ऐसा है, ठीक है, तो ये पेड़ है मैंग्रोव का पेड़ है ये, इसकी रूट्स नीचे जाएंगी, और मान लो यहाँ सांस नहीं ले पा रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेज वाटर है और मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं है। देखा ना, रेगिस्तान की मिट्टी होती है, यानी सॉरी कोस्टल रीजन की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो ये इसकी रूट्स जो है ये ऐसे बाहर आ जाती हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक ये अडेप्टेशन है इसका। उसके बाद इसकी कुछ रूट्स ऐसे आती हैं अपने आप को फिक्स करने के लिए। ये कैसी, बाहर से ऐसी रूट्स क्यों आती है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ और यहाँ से ऐसे मेरे 4-6 तरफ से, और मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चारों तरफ से नीचे ऐसे क्यों है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन में यहाँ पे वेव्स आती हैं, बार बार वेव्स आती हैं, तो उन वेव्स से बचने के लिए वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये मैंग्रोव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब वेव्स आती हैं तो कोस्टल रीजन को इरोड करती हैं, वेव्स आती हैं तो कोस्टल रीजन को इरोड करती हैं। तो आपने देखा होगा ना, एक टाइप का वो ऐसा प्लांटेशन करते हैं, ऐसा कुछ पेड़ लगाते हैं कि जब अच्छी तेज़ हवा चले या फिर सुनामी आए तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम हो, ये उसमें बहुत हेल्प करता है। ये नेचुरल तरीका है एक कॉन्टिनेंट को अपने आप को बचाने का, जब वेव्स उसके ऊपर आ रही हो, जब वेव्स आ रही होती हैं तो अगर वो सीधी जाएंगी तो इसको इरोड करते जाएंगे हमारे इसको। लेकिन अगर यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा तो एक नेचुरल हमारे लिए बैरियर होगा उन वेव से बचने के लिए। ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इस पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाती है, इसके कारण बहुत सारी प्रोडक्टिविटी हो पाती है यहाँ ऑर्गेनिजम्स हो, क्योंकि ये हैबिटेट देता है, ठीक है। इसमें आके चिड़िया बैठ सकती है, बहुत कुछ होता है, मतलब सुंदरबन डेल्टा में तो इसी के आसपास बहुत सारे शेर वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये अपने आसपास इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जगह दे रही है। उसके बाद ह्यूमंस को भी बहुत हेल्प करता है, पहले तो यही कि नेचुरल कैलेमिटी से बचाता है। उसके बाद लकड़ी वगैरह के लिए भी यही, लोग वहाँ के जो हैबिटेट वाले लोग हैं, नेचुरल वाले जो वहीं आसपास रहते हैं जंगल में, उनको भी ये सब हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब बहुत हेल्प होता है। अब हम कुछ कुछ इसके बारे में, मैंग्रोव्स लिखिए और हम उसके बारे में कुछ कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये एवरग्रीन प्लांट्स है, एवरग्रीन ट्रीज है, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, है ना। एवरग्रीन ट्रीज है, और ये बहुत जल्दी, मतलब नॉट इजीली अपरूटेड बाय फ्लड्स, ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज है, एंड दे आर नॉट वेरी इजीली अप्रूटेड, नॉट वेरी इजीली अप्रूटेड बाय फ्लड्स, नॉट वेरी इजीली अप्रूटेड बाय फ्लड्स। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड वगैरह होता है और वो पेड़ जो लगे होते हैं वो लैंडस्लाइड के साथ उखड़ आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं तो पेड़ वेड़ सब ले जाते हैं, ऐसे ये बहुत आसानी से नहीं उखड़ते हैं, इतनी वेव्स आती हैं ये आसानी से नहीं उखड़ते हैं। तो ये हमारे यहाँ वो जो नेचुरल वो आने वाला होता है, कैलेमिटी आने होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉट इजीली अपरूटेड बाय फ्लड्स, ठीक है। दे ग्रो इन हाइड्रिक सॉइल,
दे ग्रो इन हाइड्रिक, मतलब थोड़ी सी मैशी होती है, पानी के साथ होती है जो सॉइल ना, वहां पे होती है, मार्श होता है वहां पे थोड़ा। हाइड्रिक, HYDRIC, हाइड्रिक सॉइल, मतलब थोड़ी मिसमिसी सी, मतलब जैसे हमारे यहाँ सॉइल होती है थोड़ी कड़ी होती है, जिसमें वो गीली सी होती है, मतलब बहुत आसानी से ऐसा लिक्विड टाइप का होता है, वैसा वाला, समझ गए ना? हाँ वैसा वाला, हाँ, नीचे तरफ जो होती है। These are example of halophytes. Halophytes. These are examples of halophytes. हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? देखो, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटो मतलब प्लांट्स, ठीक है, फाइट्स, और सॉल्ट, हेलो मतलब सॉल्ट, तो जो सॉल्ट में रहने वाले प्लांट्स हैं वो, इसकी इंपॉर्टेंस और यूनिकनेस समझ में आ रही है कि ये इसने अपने हैबिटेट में इसने अपने आप को ग्रो किया है। ठीक है, सॉल्टी वाटर में होते हैं शोर, डेल्टा, एस्चुरीज वगैरह। एस्चुरीज क्या होती हैं? जो यहाँ पे ये, अगर हमारा ये ऐसा हो जाए, एक वो हो जाए, तो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है वो एस्चुरीज होती है। डेल्टा क्या होते हैं? जो यहाँ पे कोई नदी आ रही है, जो आखिरी में अपना मुहाना बोलते हैं जिसको, आखिरी में जो जाते हुए स्लो हो जाती है, ऊपर से आती है तो तेज़ रहती है नदी, और जैसे जैसे देखा, ये देखा है ना आपने, हाइट से कोई चीज़ गिरती है तो तेज़ गिरती है, यहाँ से जाती है तो स्लो हो जाती है, तो वो जो आखिरी में जाते जाते अपना डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है, जाते पानी से, समुद्र से मिलने से पहले वो जो अपना एक, हाँ, एक एरिया बनाती है, उसे डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पे वो सेडिमेंट्स को छोड़ती है और जाके मिलती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड एट द माउथ ऑफ द रिवर, दे आर मोस्टली फाउंड एट द माउथ ऑफ द रिवर्स। अब देखो, यहाँ से हमारे यहाँ क्या, नर्मदा गंगा आती है, ठीक है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स की आखिरी मुहाना होता है ना, वहाँ पे डेल्टास में पाए जाते हैं। देखो, यहाँ से गंगा आते हैं, यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, ये सब, कावेरी, ये सब यहाँ पे अपना वो बनाते हैं, एंड डेल्टा बनाते हैं ना यहीं पे, यहाँ से निकलते हैं और इधर आके सब वो होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दे आर मोस्टली फाउंड एट द माउथ ऑफ द रिवर, और हम देख रहे हैं कि क्यों हमारे यहाँ मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा रिवर आके यहाँ मिलती है, यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, ये सब मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब अडेप्टेशन देखो इसका, इसको मिटा दूँ मैं, इसका अडेप्टेशन देखते हैं। एक और कपड़ा था, भैया ले गए क्या यहाँ पे से? ठीक है, अडेप्टेशन देखते हैं। जैसे कि रूट्स है, इसकी रूट्स है जो, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? सॉल्ट वाटर में मैंग्रोव्स, हाँ, मतलब कोस्टल एरिया में। ठीक है, ठीक है, तो मैंग्रोव शोज, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जहाँ सॉल्ट वाटर होगा, हाँ, मोस्टली इधर आते हैं, उधर भी आते हैं, उधर भी गुजरात रीजन के आसपास। हाँ, ठीक है, आर्किंग प्रॉप कैसी होती है? ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक स्टेम गया, आर्किंग प्रॉप। रूट्स कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है, तो अपने आप को बचाने के लिए, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पानी निकल पा रहा है, ये यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, अब यहाँ से बीच से पानी भी निकल पा रहा है, और ये अपने आप को होल्ड भी की हुई है, अगर सीधे ऐसी रहेगी तो पानी उड़ा करके ले जा सकता है, तो ऐसा इसने अपने आप को, इसकी रूट्स ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और क्या किया है वो, क्योंकि नीचे अपने आप को वो नहीं कर पाती है,
वो नहीं ले पाती हैं, क्या सांस नहीं ले पाती हैं, तो उनकी रूट्स बाहर आती हैं, ठीक है, ऐसी। ठीक है, अगर ये पेड़ है तो इसकी रूट्स ऐसी खड़ी हुई बाहर आती हैं। मैं आपको, ये देखो, इस फोटो में देखो, ये दिख रहे हैं छोटे कांटे कांटे से, तो ये पेड़ है और इसकी ये रूट्स है जो बाहर आई हुई हैं, कड़ी कड़ी। ठीक है, सॉरी, ये हो गया, आर्किंग प्रॉप्स आ गए। उसके बाद या दे आर टॉलरेंट टू सेलाइन वाटर, दे आर टॉलरेंट, दे आर टॉलरेंट टू सेलाइन वाटर। अगर कहीं स्टेटमेंट आता है कि मैंग्रोव्स आर टॉलरेंट टू सेलाइन वाटर, तो सही बात है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? सेलाइन। सेलाइन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्ट मात्रा ज्यादा हो, वो सेलाइन वाटर। ठीक है, इट्स सीड्स आर विविपैरिटी, इट फॉलोज विविपैरिटी, या इट फॉलोज, इट फॉलोज विविपैरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसके सीड्स जर्मिनेट होने के बाद, एक होता है कि आपने क्या किए, सीड्स लिए और नीचे गिरा दिए, फिर वो वहां पे जर्मिनेट होंगे, जैसे कि आम वगैरह है या फिर एप्पल है या किसी और चीज़ का सीड है, वो नीचे गिरेगा, मिट्टी में जाएगा, फिर जर्मिनेट होगा, मतलब उसका फिर पीक निकलती है और फिर वो बड़ा होता है। कभी आपने आम का पेड़ खुद से लगाया हो तो देखा होगा कि उसको अगर 4 6 दिन, आम की जो वो होती है, बीज होता है, उसको बीज से खोलो, उसके अंदर का जो थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है उसको निकालो, 4 5 दिन गीले टिश्यू पेपर में रखो, तो उसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है। जर्मिनेशन मतलब उसका वापस से वो जो पुनर्जन्म टाइप का है वो वापस हो जाता है, उसकी ग्रीन वो निकल आती है। तो ऐसा बाद में होता है। वीवीपोरस प्लांट क्या करते हैं, वीवीपोरस क्या करते हैं, पहले उसको अपने आप में ही जर्मिनेट कर देते हैं और फिर गिराते हैं नीचे, मतलब अपने पेड़ में ही वो जर्मिनेशन उसका चालू हो जाता है और उसके बाद उसको नीचे फेंकते हैं ताकि वो दोबारा उग सके, क्योंकि नीचे उतनी प्रोबेबल कंडीशन या फिर उतनी उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं कि वो नीचे जाके जर्मिनेट करे। तो पहले वो खुद अपने आप में जर्मिनेट कर देते हैं, उसके बाद उसको नीचे गिराते हैं ताकि दूसरी पॉपुलेशन मैंग्रोव्स की बढ़ सके। उसको क्या बोलते हैं? विविपैरिटी। ठीक है, तो मैंग्रोव्स फॉलो विविपैरिटी। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, जल्दी जल्दी लिखना ये वाला। प्रोवाइड, जैसे ह्यूमन को क्या, फूड, फ्यूल, फाइबर। इंपॉर्टेंस, आईएमपी डालो और आगे लिखा, फ्यूल, फाइबर एंड फूड। ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करता है? फ्यूल, फाइबर एंड फूड, मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यही है। मैंग्रोव्स हेल्प्स इन, it helps in recycling of nutrients, it helps in recycling of nutrients, it lowers the energy of, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, it lowers the energy of coastal tsunami, floods, cyclone और tidal, कोस्टल सुनामी, फ्लड्स, साइक्लोन और टाइडल एनर्जी, एंड इट lowers the energy of coastal floods, tsunami, tidal energy, and reduces, and reduces the chances of coastal erosion, coastal erosion। coastal erosion बड़ी घातक प्रॉब्लम है ना। क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ इरोड होती है, ये मालूम है, कोई भी चीज़ इरोड होती है मतलब कोई पत्थर है उस पर हवा चलेगी तो इरोजन होगा, वेदरिंग होगी। ठीक है, पानी में अगर कोई चीज़ है तो बार बार उसको पानी काटता है,
ये जो इतने सारे पहाड़ कटते हैं या फिर एस्चुरीज ये सब बनता है, ये सब क्या है, पानी काटता है। तो ऐसे ही अपने अगर कोस्टल रीजन कट जाएगा तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, हमारे रहने की जगह कम होगी, साइड में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वहाँ पे इरोजन वेदरिंग होती रहेगी। तो उसको रोकने के लिए या तो नेचुरल मान लो और हम या हमें हेल्पफुल मान लो, मैंग्रोव्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन हाई बायोडाइवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट हेल्प्स इन हाई बायोडाइवर्सिटी, हेल्प्स इन हाई बायोडाइवर्सिटी। क्यों? इट प्रोवाइड्स नेस्टिंग ग्राउंड फॉर फिशेस, amphibians, reptiles. It provides nesting grounds, हाँ, ground for fishes, amphibians, reptiles. For example, it is a ecotone for reptiles, amphibian. For example, it is a ecotone. ecotone का मतलब क्या होता है? जो दो बायोम्स के बीच में एक रीजन आता है, नैरो रीजन, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, इट इज अ इकोटोन। इसके पहले वाला क्या बोल रहे हो? हाँ, इट इज अ इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या है? जो दो बायोम्स के बीच में, मतलब दो अलग अलग, यहाँ पे एक्वेटिक है, यहाँ पे जंगल है, ठीक है, तो उसके बीच में एक रीजन आएगा ना जो उसको मैच कर रहा होगा, जहाँ पे दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो जो बीच का ट्रांजिशनल रीजन होता है, नैरो जोन होता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बड़ी हाई होती है, यहाँ के और यहाँ के लोग आके वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ की खुद की भी एक स्पीशीज होगी, ठीक है, जिसके ऊपर एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट का मतलब क्या है? जब ये दोनों यहाँ पे आते हैं तो ये जो यहाँ की इकोटोन वाली बेसिक्स जो है, जैसे कि क्रोकोडाइल है, वो यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होता है, इस इधर को क्रोकोडाइल नहीं होगा, बट मैंग्रोव्स वो इकोटोन है जो दो बायोम्स के बीच में आता है, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन है। जैसे कि यहाँ पूरा एक्वेटिक है, यहाँ लैंड मास है, तो उसके बीच में एक ऐसे रीजन है जहाँ पे लैंड मास और एक्वेटिक दोनों के फीचर्स हैं, ये ट्रांजिशन में ट्रांजिशनल जोन है, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, ठीक है, समझ आ रहा है? ये इकोटोन है, इकोटोन समझाया था ना पहले, ठीक है। मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये एक पूरा आंसर ही प्रिपेयर हो रहा है आपका, आपने क्या देख लिया? हम्म हम्म, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे सुंदरबंस है, सुंदरबंस, हाँ, ठीक है, तो सुंदरी ट्रीज है यहाँ पे, इसका नाम इसलिए क्यों सुंदरबन है? क्योंकि सुंदरी ट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, और ये रामसर साइट में भी आता है। तो यहाँ पे उड़ीसा के पास भीतरकनिका, भीतरकनिका, ठीक है, उसके बाद चिल्का लेक, चिल्का लेक के पास है, उसके बाद चंद्रभागा रिवर के पास जो उसका मुहाना है वहाँ पे चंद्रभागा, और गोपालपुर बीच भी यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद ट्रीज का नाम है सुंदरी ट्रीज, हाँ, इसीलिए उसका नाम सुंदरबंस है, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है, उस ये जगह है जहाँ पे वो मिलते हैं, भीतर कनिका, कनिका, उड़ीसा, चिल्का लेक, और ये है चंद्रभागा, हम्म, चंद्रभागा, चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, चिल्का कहाँ पे आती है? आंध्र प्रदेश में ही तो आएगी, एक बार कंफर्म कर लो। चंद्रभागा, ये इसका मुहाना होगा, मुहाना, अरे डेल्टा जहाँ पे पानी, रिवर आती है, आती है, ठीक है, ये हमारी ये हमारी यहाँ पे गंगा रिवर आ रही है, ठीक है, गंगा रिवर आई, अब यहाँ पे हमारा सुंदरबंस है, यहाँ पे आके ऐसा जाके यहाँ पे जाती है, तो यहाँ से आते आते इसकी स्पीड स्लो होती है, और फिर ये अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसा? कि ये जाके मिलेगी जहाँ पे,
तो एक रीजन बनाएगी ऐसा, उसको बोलते हैं डेल्टा। समझ लो। आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलते हैं ये लिखो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन आए तो आप बाद में कभी टैकल कर सको। पूरे आंध्र प्रदेश में थोड़ी मिलती है, गोदावरी रिवर के पास गोरिंगा जगह है वहां पे मिलती है। तमिलनाडु में पुलिकट, रामनंद मैंग्रोव्स नियर गोदावरी रिवर, गोरिंगा, गोरिंगा, गोर गोदावरी यहाँ से निकलती है। अरे रिवर ऐसा थोड़ी होती है कि यही है, रिवर तो बहकर के आती है ना। तो जब वो कोस्टल में जाके मिलेगी, हमें मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे, कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन क्या होता है, जो समुद्र के पास का रीजन होता है उसे कोस्टल रीजन बोलते हैं, ये मालूम है, ठीक है। रिवर आएगी कहीं से भी बह के आए, ठीक है, यहाँ पे आके मिलेगी। मतलब गोदावरी रिवर का जहाँ मुहाना है, मतलब जहाँ पे डेल्टा है, हमने क्या देखा कि ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे डेल्टा होता है, ठीक है, यही देखा ना। तो गोदावरी रिवर का जो डेल्टा पाया जाता है आंध्र प्रदेश रीजन में, वहां पे मिलती है, और उस जगह का नाम क्या है, गोरिंगा, ठीक है। क्या, गोरिंगा जगह का नाम लिख लिया, ठीक है, जहाँ पे मिलती है यहाँ पे, और वहाँ पे रिवर कौन सी आती है, गोदावरी, ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पे लिखो गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ऑफ गल्फ ऑफ खम्बाट, गल्फ ऑफ खम्बाट, ये इधर कच्छ, यहाँ पे कच्छ और खम्बाट, गुजरात रीजन के पास। अपना मैप खोलो, अच्छा, खम्बाट, खम्बाट, हाँ, इंडिया का मैप खोलो, उसमें गुजरात रीजन वाला अगर हो तो उसमें खोलो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाट दिखाई देगा आपको, गुजरात के पास। इंडिया का पहले होगा ना। चलो ठीक है, उसमें पास में है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बाट, कर्नाटका, केरला, सब जगह पाया जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं आता है कि रीजन में, हर रीजन में पाया जाता है, तो हाँ, हर स्टेट के कोस्टल रीजन में पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट लिख लो थोड़ी सी, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये हर 2 साल में आती है। इधर देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में आती है, ठीक है। तो अभी 2021 में आई थी, अब 2023 में आएगी। अभी इसके हिसाब से तो ये लेटेस्ट है, जब 23 में आएगी तब आप अपडेट कर लेना। तो इसके हिसाब से ये निकाल, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बताती है कि कितना फॉरेस्ट बढ़ा घटा, कितना फॉरेस्ट का एरिया है हमारे यहाँ, किसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये रिपोर्ट बताती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंग्रोव्स की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। मैंग्रोव्स हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा लिख रहे हैं हम, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है। मैंग्रोव्स हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब मैंग्रोव्स का एरिया बढ़ा है। अगर कहीं स्टेटमेंट आता है कि मैंग्रोव्स का एरिया बढ़ा है या घटा है, तो बताओ, बढ़ा है, ठीक है। और टोटल मैंग्रोव्स कवर हमारा ऑलमोस्ट 4992 किलोमीटर स्क्वायर का, मतलब 5000 के आसपास का हमारा एरिया है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। क्या पता अब आएगा कि नहीं। आ गया, ठीक है।
मैंग्रोव्स हैव इंक्रीज 17 स्क्वायर किलोमीटर, 17 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब उनका एरिया बढ़ा है, जितने पे भी थे अब वो बढ़ गए, ठीक है, किलोमीटर। और टोटल मैंग्रोव्स कवर 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो, अभी जो G20 समिट हुई थी कहाँ हुई थी? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 17 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो भी है। और जो टोटल एरिया है हमारे यहाँ 4992, मतलब ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 2 किलोमीटर का एरिया हमारे पास है, ठीक है। अब देखो, अभी G20 समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? अभी अभी अपने यहाँ होनी है, इसके पहले कहाँ हुई थी वो पता करके आना, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन है G20 समिट कहाँ हुई थी, वो पता करके आओगे आप। उधर पे प्लांटेशन हुआ किसका? मैंग्रोव्स का, ठीक है। तो मतलब वो वहाँ पे न्यूज़ में था, मैंग्रोव्स के ऊपर बहुत सारे कन्वेंशन भी बने हैं, बहुत सारी वही बनी है, तो ये न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं MPPSC में, तो पता नहीं UPSC में तो आया है, इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो है एस्पेक्ट है, इसीलिए आपके लिए कूनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है। सभी के लिए होप है। हाँ, चलो, उन्होंने अभी 4 चीता छोड़े वहां पे, इसीलिए तो वो। बताओ हमारे, तो एशियाटिक चीते हैं या फिर अफ्रीकन चीते हैं? अफ्रीकन चीते हैं। एशियाटिक चीते हमारे यहाँ कभी थे या नहीं थे? चीते थे कभी कि नहीं थे? थे, एक्सटेंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों की स्पीशीज में डिफरेंस है। अभी हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, तो एक चीज़ होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक ही स्पीशीज में अलग अलग जीन्स आ जाना। एक होता है उसके कारण अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और जगह पे चला गया, मतलब एक स्पीशीज के लोग दो अलग अलग बायोम में चले गए, तो अलग अलग से इवॉल्व करते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी होती है ड्यू टू उनकी प्लेसेस चेंज हो जाने पे। तो अफ्रीका में जो रहे और एशिया में जो रहे, उनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये जो अफ्रीका वाले हैं, इनका मुंह थोड़ा छोटा होता है, इनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। और और भी 2-3 स्पेसिफिक चेंजेस है। उसके बाद एशियाटिक चीज़ें हमारे यहाँ थे, एक्सटेंट हुए हैं। उसके बाद अभी केवल एशियाटिक चीते ईरान में पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पाए जाते। ईरान ने हमें क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब वो ऑलरेडी एक्सटेंट की स्थिति में है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सब आपको उनकी IUCN लिस्ट में उनकी क्या कैटेगरी है, कौन से अपेंडिक्स में आते हैं साइट्स के, ठीक है, एक्सटेंट है या कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं, कहाँ बचे हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी क्या बोलते करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगा, किसी भी। बाली, गुड। सबमिट हुआ था और उसमें क्या क्या कन्वेंशन थे वो याद कर लेना, देख लेना उसमें क्या क्या वो हुआ था। और अभी हमारे यहाँ होने वाला है, तो हमारे यहाँ अभी क्या थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ, साउथ लीडरशिप फॉर ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है? हमारे यहाँ पूरा ये अर्थ है, ठीक है। तो ज़्यादातर अब जो डेवलप्ड कंट्री है, USA, कनाडा, रशिया, जर्मनी, यहाँ पे UK, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो है ये सब ऊपर मिलते हैं, ये फिर साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। लेकिन आप देखोगे ये जो ब्राज़ील है, ये जो चिली है, ये पेरू, यहाँ पे पेरू भी है, और अर्जेंटीना है, ये सब मैक्सिको है, ये सब गरीब है। तो ये साउथ वाले रीजन वाले लोग थोड़े गरीब है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन है, ये थोड़ा प्रॉस्परस रीजन है। तो हमारी G20 समिट है, इस पे बोला गया कि फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, ये जो रीजन, ऑस्ट्रेलिया है अमीर है, मतलब वो उसके हिसाब से, लेकिन बाकी भी तो हैं। और यहाँ पे ये जो अफ्रीका है, इसकी भी तो कितनी सारी कंट्रीज होंगी, तो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। बाली की थीम थी, वो किसके ऊपर हुआ था? वहाँ पे पेरिस सबमिट हुआ है। बाली की थीम एक बार सर्च करें, ध्यान में नहीं है। वहाँ पे पेरिस सबमिट एक्सेप्ट किया, UNFCCC की कहते वो भी हुई है। तो ये सब देख लेना, सब हुआ है वहाँ, बहुत कुछ हुआ है, मतलब कॉप की मीटिंग भी हुई है। हाँ,
ऑलमोस्ट अभी शायद 2 साल में या 1 साल, हाँ हर साल ही होती है, क्योंकि अभी पिछले साल हुई थी तो अपने अभी अभी हो रही है, तो हर साल होती है। हाँ ये भी हो सकता है, 2 साल में शायद होती है। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें मैं और लिखा रहा हूँ आपको मैंग्रोव्स के लेकर के। अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर मैंग्रोव्स, व्हाट आर मैंग्रोव्स, व्हाट आर मैंग्रोव्स। ठीक है, लिखा व्हाट आर मैंग्रोव्स, वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया। इसी में ही मैंग्रोव्स क्या होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जब मैं आप मैंग्रोव्स के बारे में लिखेंगे तो उसकी स्पेशलिटी और उसके फीचर्स भी लिखेंगे ना। इंडिया, एंड व्हाट आर बेनिफिट्स फ्रॉम मैंग्रोव्स, मैंग्रोव से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, बायोडाइवर्सिटिकल ऑफ मैंग्रोव्स। 150 शब्दों में लिखना है आपको ये। ठीक है, हाँ आप लिख के लाओगे। ठीक है, फ्रॉम मैंग्रोव्स, 150 शब्दों में। अब हम कोरल्स पढ़ेंगे। कोरल्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या होता है। ठीक है, पॉलिप और जूजेंथेली जब एक साथ मिलते हैं तो कोरल आता है, वो बायोडाइवर्सिटी के बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा लिख लीजिए। अब थोड़ा लिखने का काम इसमें ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी लिखिए, तो आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास से बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 2 टाइप के कोरल्स होते हैं, एक कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं जो हमारे इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब ऊपर तरफ पाए जाते हैं, 60 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। और एक होते हैं जो, हाँ ये वर्ल्ड मैप है, तो इंडिया मैप में आप कैसे देख रहे हो, ऊपर साइड जब मैं बोल को पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री देखो आसपास कहाँ है, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे भी देखो 60 डिग्री होगा। हाँ तो उसके उधर, ये उसके उधर और इसके इधर, ऊपर और नीचे, वहां पे कोल्ड पोलर कोरल पाए जाते हैं, पोलर, पोलर कोरल्स या फिर कोल्ड पोरल्स, कोरल्स। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है जितनी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ये जो बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कोरल्स पाए ही नहीं जाते। अगर स्टेटमेंट आए कि क्या कोरल्स केवल बीच में इक्वेटर रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, नहीं, बाहर बीच पाए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, बीच वालों की। ठीक है, हम्म, इक्वेटोरियल रीजन की। इक्वेटर, इक्वेटर मतलब वो जो जीरो लाइन होती है, इक्वेटोरियल मतलब वो जो क्या बोलते हैं ऊपर कैप्रिकॉन और उसके 60 नहीं 23.5 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो रीजन होता है, 23.5, 23.5 दोनों तरफ होगा ना, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो, चलो लिखो। ओ, हम कोरल पढ़ रहे हैं, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स, कोरल, नहीं मैंग्रोव हट गया ना अब एक टाइप स्पीशीज हो गई, अब कोरल रीफ्स पढ़ेंगे। हाँ, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आपको पता है ये क्या है, कैल्शियम से बनते हैं। ठीक है, पॉलिप और जूजेंथिले का कॉम्बिनेशन होते हैं, सिम्बोसिस होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन पॉलिप एंड जूजेंथिले। ये लिख लो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, दे आर रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स और सिंबल ऑफ हेल्थ इन मरीन इकोसिस्टम। जल्दी जल्दी लिखना है आपको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, दे आर रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत हाई है। ठीक है, फिर ये सब लिखोगे कैसे, समझाने में भी यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लो।
ये आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगा, ये आपके एनवायरनमेंट में भी काम आएगा, क्वेश्चन कहीं भी आए ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन होते हैं ये, और रेन फॉरेस्ट का ओशन का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, नहीं लिखते भी चलो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन एंड सिंबल ऑफ, दे आर सिंबल ऑफ, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बता लिखा, मरीन हेल्थ, मरीन हेल्थ। तो ये क्या इंडिकेटर स्पीशीज होंगे या नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके होने या ना होने से मरीन की हेल्थ का पता चलता है। कीस्टोन स्पीशीज, हाँ बोल सकते हैं कीस्टोन भी, ठीक है। दे आर इमोबाइल, दे आर इमोबाइल, इमोबाइल मतलब अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं ये यहाँ से अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, बट अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, बस बस दे आर इमोबाइल। दे को एग्जिस्ट विथ सिम्बायोटिक रिलेशन, जूजेंथिले, पॉलिप एंड जूजेंथिले, ठीक है। दे नेस्ट इन पोर स्पेस, क्या, जो जूजेंथिले है वो क्या करता है, दे नेस्ट, नेस्ट मतलब वहां पे रहता है, दे नेस्ट इन पोर स्पेस ऑफ कोरल्स, जूजेंथिले नेस्ट, नेस्ट इन पोर स्पेस, जो कैल्शियम से पॉलिप ने अपना पोर स्पेस बनाया था, PORE, पोर पोर, पोर स्पेस, पोर स्पेस, हाँ, जिसमें उसमें गड्ढे होंगे ना, कैल्शियम होगा, कैल्शियम की ये चीज बनी पॉलिप की, उसमें आके कौन रह रहे हैं, जूजेंथिले, ठीक है। तो ये इसको क्या दे रहा है, घर दे रहा है, को पॉलिप जूजेंथिलो क्या दे रहा है, घर दे रहा है, वो जूजेंथिलो पॉलिप को क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो पोरेंस, पोर स्पेस ऑफ कोरल पॉलिप प्रोवाइड कलर टू कोरल, दे प्रोवाइड कलर्स टू कोरल, corals and generate food, corals, corals, coral reef वाला coral, and generate food, generate food through photosynthesis, and generate food through photosynthesis। अब ये बताओ photosynthesis के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, सनलाइट। तो विच मीन्स अगर इधर तक सनलाइट आ रही है तो जूजेंथिले भी कहाँ तक मिलेंगे, इधर ही तक। अगर इसके नीचे देखो अब, लेकिन इसको उगना तो नीचे से पड़ेगा, तो ये नीचे से ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे इसने बनाया, मान लो ये आइलैंड है, एक सेकेंड, ये आइलैंड है, ठीक है, अरे यार ये गीला हो रहा है, ये आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पे आइलैंड ऐसा जाता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे सनरेज आ सकती है, इसका कपड़ा कहाँ गया यार, ये तो गीला है वहाँ, थैंक यू, हाँ। ठीक है, ये आइलैंड है, आइलैंड ऐसा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे सनलाइट आ सकती है, ठीक है। पॉलिप ने अपने आप को यहाँ से उगाना शुरू किया, इसमें आके जूजेंथिले बैठे और इसने अपने आप को ग्रो करना चालू किया, ठीक है। तो ये ऐसे कैल्शियम के वो बनते गए, इसमें वो आता गया। अब मान लो किसी कारण से ये बहुत ऊंचे हो गए या फिर ये नीचे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब सनलाइट नहीं आ पा रही है, सनलाइट की एक कैपेसिटी है, सनलाइट उसके नीचे नहीं जा सकती है, तो सनलाइट यहाँ पे नहीं आएगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग, मतलब यहाँ के जूजेंथिले मर जाएंगे लेकिन ऊपर के जिंदा रहेंगे। तो जब अगर वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा, जैसे हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी का लेवल जा रहा है ऊपर, सनलाइट एक टाइम तक पेनिट्रेट कर सकती है, इधर तक नहीं आ पा रही, इधर तक आ पा रही, तो इसके नीचे की जूजेंथिले मर जाएंगे लेकिन ऊपर के ग्रो करते रहेंगे, तो नीचे वाले छोड़ के वो ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं, तो नीचे का बेस बस काम आता है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ से कैल्शियम का यूज़ करते करते वो और ऊपर हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो सनलाइट जहाँ तक रहेगी वहाँ तक फोटोसिंथेसिस होगा। देखो अब फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर कोरल ग्रोथ, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर कोरल ग्रोथ। अगर अब प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आए कि इतना ये है, इतना वो है, ठीक है, यहाँ पे है,
तो आप उसको नेगेट या फिर सही गलत में अपना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स, पहला है दे आर लोकेटेड इन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ। कौन से कोरल की बात कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल वाले। तो अगर बोलेंगे कि और कहीं होते ही नहीं है तो ऐसा नहीं है, नहीं होते, लेकिन ये वाले कहाँ होते हैं? 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ। ट्रॉपिकल मत लिखो, कोरल रीफ्स लिखो। तो कोल्ड कोरल, कोरल की साउथ, ठीक है। कोरल रीफ्स और कोल्ड कोरल रीफ्स, दो डिफरेंशिएशन अपने आप पता चल जाता है। कोरल रीफ्स, रीफ्स, अरे मैंने लिखा नहीं है क्या? कोरल रीफ्स, तो ये कहाँ? दे आर लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ। मतलब ये 0 डिग्री की लाइन है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर रेयरली फाउंड अलोंग इक्वेटर, हाउएवर रेयरली फाउंड एट इक्वेटर। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ना, यहाँ पे बहुत रेयरली पाए जाते हैं। इधर देख रहे हो, ये जो लाइन है इसके आसपास बहुत कम पाए जाते हैं, इसके यहाँ वाले रीजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत, हमने एक और क्या सेंसिटिव स्पीशीज पढ़ी थी, सेंटिनल या सेंसिटिव स्पीशीज, जैसे कि बटरफ्लाई पढ़ा था, वैसे कोरल भी होते हैं। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में भी रह पाते हैं, अगर थोड़ी भी टेम्परेचर हाई या लो हुआ तो वो मर जाएंगे। ऐसे ही इनके साथ होता है। अब यहाँ की कंडीशन जो है उसके लिए प्रॉपर नहीं है, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर होता है हाई, इसीलिए वो यहाँ पे कम पाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज रेन थ्रू आउट द ईयर एंड ड्रॉप द सैलिन वाटर। देखो कोरल कहाँ पाए जाते हैं? सेलाइन वाटर में। इधर देखो पहले, कोरल्स कहाँ पाए जाते हैं? कोरल्स पाए जाते हैं सेलाइन वाटर में, मतलब जहाँ पे पानी खारा हो। अब ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है? सन रेज आती हैं। अगर इंसुलेशन ऑफ सनलाइट होगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो बारिश भी होगी, और बारिश ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी कम होगी। ये समझ में आ रहा है? एक नमक का पानी है, नमक का पानी है आपके पास, आपने उसमें और पानी ऐड कर दिया तो इसकी जो खारापन है वो क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये कहाँ रहती है? खारे पानी में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, तो यहाँ ज़्यादा पानी गिरता है, इसीलिए इक्वेटर में कम पाई जाती है। ये समझ में आया? अलोंग इक्वेटर, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर। ये तो हमने रेन फॉरेस्ट में भी पढ़ा था ना, थ्रू आउट द ईयर। और इट रिड्यूसेस, रेन रिड्यूसेस सैलिनिटी। देखो 0 डिग्री लिखा मतलब इक्वेटर लिखा, ठीक है। हाई रेनफॉल लिखा, हाई रेनफॉल के साथ लोअर सैलिनिटी लिखा, लोअर सैलिनिटी नॉट गुड फॉर कोरल, कोरल ग्रोथ, ठीक है। ये 0 डिग्री मतलब इक्वेटर के पास हाई रेनफॉल होता है, क्यों? तो उससे क्या होता है? सैलिनिटी गिर जाती है, और दैट इज नॉट गुड फॉर कोरल ग्रोथ, क्योंकि कोरल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेलाइन वाटर में, ठीक है। ज्यादातर कहाँ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ फाउंड इन ईस्ट, मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। क्यों? अब देखो ईस्टर्न पार्ट देखेंगे, कल आप थे? आप नहीं थे ना, आप थे, है ना। देखो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में क्या होता है? ईस्टर्न पार्ट में, वो तो वेस्टर्न में होते हैं। हाँ, यहाँ कोल्ड ओशन करंट होते हैं यहाँ पे। इधर देखो कोल्ड होते हैं, तो यहाँ कोल्ड अपवेलिंग होती है। कोल्ड अपवेलिंग का मतलब क्या है?
कि नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर आता है वापस, ठंडा पानी नीचे जाता है और गर्म पानी ऊपर आता है, इसको कोल्ड अप नहीं, ठंडा नीचे, नीचे का पानी ऊपर आता है और जो हैवी वाटर होता है वो नीचे जाता है, ठीक है, इसको कोल्ड अपवेलिंग बोलते हैं। तो नीचे के न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आते हैं। अगेन इसको एक स्टेबल कंडीशन चाहिए, किसको, कोरल्स को, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रह पाते, यहाँ पे कुछ नया न्यूट्रिएंट आ रहा है, चेंज हो रहा है पानी का डाइवर्सिटी, इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, सुटेबल डेप्थ लिखो, सुटेबल डेप्थ 65 to 100 मीटर्स, सुटेबल डेप्थ 65 to 100 मीटर्स। सुटेबल टेम्परेचर लिखो 65 to 100 मीटर, 100 मीटर। सुटेबल टेम्परेचर लिखो 21 to 25 डिग्री सेल्सियस, 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखो ऑल दो 5 to 21 to 25, ब्रैकेट में लिखो, प्लीज जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ। ऑल दो, ब्रैकेट में लिखो ऑल दो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस, 18 to 27 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव कर जाते हैं। सूटेबल कौन सी है, 21 से 25, लेकिन 18 से 27 के बीच में भी वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। सैलिनिटी रिक्वायर्ड, सैलिनिटी क्या होती है, सॉल्ट का पर पार्ट्स में, ठीक है, कितने पार्ट्स का, एक अगर वाटर के कुछ पार्ट्स हैं तो उस वाटर में कितना सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो उसको पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 बोला जाता है, कि अगर 100,000 यानी हर 1000 वाटर का पार्ट है, 1000 वाटर का पार्ट है, तो उसमें कितना पार्ट्स सॉल्ट का है, ठीक है। तो ये पीपीटी, इसको पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या, सैलिनिटी को। तो कितनी सैलिनिटी रिक्वायर्ड होती है कोरल्स के लिए, 31 to 37 पीपीटी, 31 to 37 पीपीटी एवरेज। हायर सेल क्या, 37, 31 से 37 पीपीटी। अगर 1000 पार्ट्स हैं तो उसमें 31 से 37 पीपीटी होगा। जो वहाँ पे वैन गोलू और ये सब, ये है ना, डेड सी, वैन गोलू, ये सब बहुत ज़्यादा हैं, तो ये 33,000 समथिंग और 300 समथिंग जाता है वहाँ पे पीपीटी, तो बहुत ज़्यादा सैलाइन, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। उसके बाद इनको देखो, हाई सैलिनिटी होगी अगर 37 से ज़्यादा होगी तो देयर स्किन बर्न्स, कोरल्स की जो स्किन होती है वो बर्न कर जाएगी, ठीक है, तो ब्लीचिंग हो जाएगी। और अगर लोअर सैलिनिटी रहती है तो न्यूट्रिएंट लॉस कर देंगे, अगर सैलिनिटी इससे ज़्यादा होगी तो इनकी स्किन बर्न करेगी, और सैलिनिटी उससे कम होगी तो वो अपने न्यूट्रिएंट को लॉस करेंगे। जेंटल स्लोप इज प्रेफर्ड फॉर कोरल रीफ्स, जेंटल स्लोप, हाँ, नेक्स्ट लिखिए, इट प्रेफर्स जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप कैसे बताया, जैसे ये हमारा आइलैंड है, तो आइलैंड का अगर स्लोप ऐसा होगा ना तो यहाँ पे अच्छे आसानी से होगा, जैसे कि आपने ये वर्ल्ड मैप में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या है, बैरियर रीफ्स, कोरल की बैरियर रीफ्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे कोरल्स की बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ लिखा होगा, देखो अपना मैप देखो, जोग्राफिकल मैप देखना, फिजिकल मैप देखना, सॉरी, ये पॉलिटिकल है, फिजिकल मैप देखिए अपना वर्ल्ड का जल्दी से, उसमें ग्रेट बैरियर रीफ लिखा है क्या, ऑस्ट्रेलिया वहीं नीचे, हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ्स है ना, तो ये कोरल से बने हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये अपने आइलैंड के आसपास इतना कैल्शियम से बने होते हैं, तो काफी, इवन कोरल्स के आइलैंड भी बन जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। इनको कभी फोटोज में देखना, देखना बहुत सुंदर दिखेंगे।
अच्छा, मेजर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स लिखो, ठीक है। अब उसमें जो कलर दिख रहा है वो उनका नहीं है, किसका है? जूजेंथिले का है, वो वाइट कलर के होते हैं। तो अगर जूजेंथिले मर गए तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ब्लीचिंग क्या होती है कि अगर ये जूजेंथिले मर गए उससे और सफ़ेद हो गए तो वो ब्लीचिंग हो गई, विच मीन्स वो कम हो रहे हैं। और हमने देखा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में जो कन्वेंशन हो रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि कोरल रीफ्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। टाइप्स, रिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, एटॉल्स, तीन टाइप के होते हैं। हाँ, रिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड थर्ड इज एटॉल। हाँ, रीफ्स। Ring reefs are found parallel to coast. Found parallel to coast, जैसे ये है, तो ये वाले जो रीफ्स होते हैं ना, जो पैरेलली मिलते हैं, वो होते हैं कोस्ट। उसके बाद है बैरियर रीफ्स, स्ट्रक्चर विथ सीवर्ड ग्रोथ। मतलब मान लीजिए ये जो है, ये आइलैंड है, आइलैंड है ये, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है। तो ये जो सी की तरफ जाते हुए कोरल रीफ्स मिलते हैं, वो सीवर्ड ग्रोथ करते हुए, वो क्या होते हैं? बैरियर रीफ्स। हाँ, स्ट्रक्चर विथ सीवर्ड ग्रोथ, सीवर्ड ग्रोथ, सीवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, सीवर्ड ग्रोथ। They prevent large ship to enter their coast, hence called barrier reefs. Large ships to enter their coast, hence called barrier reefs. For example, Great Barrier Reef, Australia. For example, Great Barrier Reef, Australia. Atolls. Atoll क्या होते हैं कि मान, ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑस्ट्रेलिया। एटॉल्स क्या होते हैं? सर्कुलर कोरल रीफ्स होते हैं, या फिर जो एनक्लोज कर लेते हैं किसी आइलैंड को। बैरियर रीफ देखा होगा आपने, अगर आपने मैप में देखा है अभी, तो ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड तरफ जब हम मैप देखते हैं तो हमें राइट हैंड तरफ दिखते हैं, मतलब एक तरफ से वो बैरियर बनाते हैं, है ना। अरे आपने अभी ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ देखा ना, तो एक ही तरफ से बना रहे हैं ना, राइट तरफ। जब आप मैप को देखोगे तो आपको राइट तरफ दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के। एटॉल क्या करते हैं? एटॉल्स क्या करते हैं? एटॉल चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, किसको? आइलैंड को घेर लेते हैं, इसको अटॉल बोलते हैं। तो क्या होता है जब वो बड़ा होता है, जो आइलैंड होता है बड़ा होता है, तो उसके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो उसका नीचे डूबा हुआ पार्ट है, उसमें सनरेज जाती है, यहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं चारों तरफ। फिर एक टाइम के बाद मान लो ये आइलैंड डूबता है, तो जब आइलैंड डूबता है तो ये रिंग दिखाई देता है, और इसको बोलते हैं अटॉल्स। क्या? तो हर जगह थोड़ी अटॉल बनता है, वहां तो ग्रेट बैरियर रीफ है ना। अटॉल आइलैंड्स में बनता है, जो गोल जैसे कि, नहीं, अटॉल एक टाइप है। दिखाओ, क्या देखा आपने? हाँ, ये, ठीक है। बीच में पहले क्या था? एक पहाड़ था, उसके आजू बाजू कोरल रीफ्स ने एनक्लोज कर लिया उस पहाड़ को या फिर उस आइलैंड को, ठीक है, जैसे कि जापान वगैरह में, ठीक है, उसको कर लिया, और फिर वो नीचे हो गया, मान लो वो आइलैंड धस गया, नीचे हो गया, तो वो जो बचा वो क्या होता है? अटॉल। ठीक है, थोड़ा सा बचा या बहुत, ठीक है।
अब एक प्रॉब्लम लिखो कोरल से रिलेटेड. दे आर नियरली सर्कुलर कोरल रीफ्स. दे आर नियरली circular coral reefs. They enclose shallow saline water. अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये कोरल रीफ बन गई थी किसके अराउंड, एक आइलैंड के अराउंड. ठीक है, आइलैंड गया धस, देखो आइलैंड गया धस, तो यहाँ पे क्या बचा, थोड़ा सा पानी, शैलो वाटर. क्यों, क्योंकि नीचे आइलैंड तो होगा ना कहीं कहीं तो, लेकिन ये ऊपर विजिबल है, वो विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शैलो वाटर दिखाई देता है. तो दे एनक्लोज शैलो सेलाइन वाटर. दे एनक्लोज शैलो सेलाइन वाटर. आपने अभी फोटो में देखा होगा नीचे ज्यादा गहरा दिख रहा है और वहां पे वो है ना. दे हैव enormous have enormous अच्छा इसको काट दो, सॉरी. मोस्ट ऑफ द कोरल्स इन एटॉल आर यूजुअली डेड्स. मोस्ट ऑफ द कोरल इन atolls are usually underline the word usually, not necessary, dead. They develop soil in between and hence vegetation. They develop soil in between and hence vegetation. Develop soil in between and hence vegetation. जहाँ soil होगी वहाँ vegetation होगा. vegetation ये भी एक सक्सेशन का पार्ट है ना. पहले हमने जब इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा था तो प्राइमरी स्पीशीज आई थी, है ना, फिर सीरल, फिर क्लाइमेक्स. तो ऐसे ही मान लो उसने ये जगह बना दी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सॉइल डेवलप होगी, फिर वहाँ से वेजिटेशन आएगा. ऑब्वियसली वो मरीन वेजिटेशन होगा बट होगा. ठीक है. कोरल ब्लीचिंग प्रॉब्लम है, जो कोरल ब्लीचिंग प्रॉब्लम जो है कोरल से रिलेटेड, वो क्या है, कोरल ब्लीचिंग. coral bleaching. Coral are very sensitive life forms. Sensitive life forms. And they live in जल्दी लिखिए प्लीज. And they live in very fragile ecosystem. They live in very fragile fragile हो सकता है गलत भी हो, फ्रेजाइल इकोसिस्टम विथ नैरो टॉलरेंस लेवल. विथ नैरो टॉलरेंस लेवल बताया ना मैंने कि बहुत जल्दी जैसे इकोसिस्टम ऊपर नीचे होगा, अगर सैलिनिटी गिरी, टेम्परेचर बढ़ा, कुछ भी हुआ तो इनका टॉलरेशन लेवल बहुत कम होता है. Hence it is often said that coral reefs are symbols of health of marine ecosystem. Hence it is often said that coral reefs are symbol of health of marine ecosystem. अब क्या हो रहा है, कोरल themselves are, अब पॉइंट्स पे जल्दी जल्दी लिखिए. कोरल themselves are white. कोरल themselves are white. They get their color from zooxanthellae. Coral themselves are white and they get their colors from zooxanthellae. ठीक है. Now coral bleach is due to coral bleach is due to death of या एल्गे जिसका नाम जूजेंथले है. ठीक है, जूजेंथले क्या है, जूजेंथले या एल्गे जो भी है. ठीक है. It is a major environmental disaster as it affects the complete ecosystem. A major environmental disaster
as it affects to complete ecosystem. अब मैं कुछ रीजंस लिखा रहा हूं कोरल ब्लीचिंग के, ठीक है, कंप्लीट इकोसिस्टम में इफेक्ट करता है। अब मैं कुछ आपको रीजंस दिखा रहा हूं कोरल ब्लीचिंग के, ठीक है, तो जल्दी लिखिए रीजंस ऑफ कोरल ब्लीचिंग। रीजंस ऑफ कोरल ब्लीचिंग के रीजंस लिखेंगे। पहला है चेंज इन ओशन वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर अभी देखा था ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट बिग एल नीनो, एल नीनो पता है, बिग एल नीनो, ALNINO, एल नीनो, ALNINO in 1988 destroyed 15% of world corals, destroyed 15% of world coral। एल नीनो पता है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ठीक है। क्या है, पेरू कोस्ट के पास लानीना और एल नीनो दो टाइप के फिनोमेना होते हैं। को पेरू कोस्ट के पास एक करंट चलती है, पेरू करंट, ठीक है, उसके मूवमेंट से ये पूरे दुनिया में इफेक्ट करता है। हम अगर नॉर्मल चल रही होगी और उल्टी चल रही होगी तो एक को लानीना बोलेंगे, एक को एल नीनो बोलेंगे, ठीक है। एक हमारे लिए हेल्पफुल होगी, क्यों, क्योंकि वो बारिश ज़्यादा कराएगी। एक हमारे लिए नॉन हेल्पफुल होगी क्योंकि उसके होने से हमारे यहाँ जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो कम होता है। अभी बताया था लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हमारे यहाँ जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एल नीनो और ला नीना के कारण डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो जो पूरी वेव्स यानी यहाँ से टेम्परेचर उठना चाहिए, यानी यहाँ से इवेपोरेशन होना चाहिए और जाके हमारे यहाँ बारिश होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया में गिर जाती है। तो वो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में इस फिनोमेना एल नीनो और ला नीना के कारण डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो जब ये पिछली बार बड़ा हुआ था 1998 में लिखा है ना मैंने, है ना, तब 15% वो चले गए थे। ये एग्जाम्पल आपके काम आएगा, ठीक है। सेकेंड है ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू एसिडिफिकेशन ड्यू टू राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ठीक है। इट अफेक्ट्स कैल्शियम स्केलेटन ऑफ कोरल्स, इट अफेक्ट्स कैल्शियम स्केलेटन ऑफ कोरल्स, ठीक है। मैंने आपको ओशन एसिडिफिकेशन बताया क्या, CO2 से क्या होता है, ओशन में CO2 मिलता जाता है, उसकी कैपेसिटी है CO2 को लेने की, लेकिन CO2 जब अंदर जाता है तो काफ़ी एसिडिक पानी हो जाता है, जिससे कैल्शियम की जो कैपेसिटी टू सर्वाइव है, जैसे कि शेल वाले जितने वर्टिब्रेट्स हैं, जो शेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, नहीं कछुआ नहीं, और कैल्शियम वाले जो केकड़ा वगैरह है, ठीक है, प्रॉन, केकड़े, इन सब के शेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा CO2 गया है ये कैल्शियम को कमज़ोर करता है, एसिडिफाई करता है ओशन वाटर को, ठीक है। तो ऐसी कोरल भी कैसे बने, कैल्शियम से बने, ठीक है, तो उनको भी डिस्टर्ब करता है, इसलिए CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होने से एक कारण ये भी है कि कोरल्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सोलार रेडिएशन एंड UV रेज, सोलार रेडिएशन एंड UV रेज, UV रेज क्या करती हैं, कोरल ब्लीचिंग करती हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज UV रेज कैंसर कॉज करते हैं, अभी तो ओशन ओजोन क्या करता है, UV रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। चलो फोर्थ लिखो, पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, सीवेज कंटामिनेंट्स, पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज एंड सीवेज कंटामिनेंट्स, जो हम ऐसे ही सब डाल देते हैं ना, वो सब क्या करता है, इंक्रीज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, और उसके कारण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, इंक्रीज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। अब यूट्रोफिकेशन अब भी मैंने पहले बताया, कल भी बताया था, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्रीज कंटेंट्स ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, जिसके कारण क्या होता है,
यूट्रोफिकेशन, फॉस्फेट नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन होता है। अब देखो एक और चीज़ होती है, जब हम कचरा फेंकते हैं, आप देखते हो ना कि अभी वीडियो में देखना कि कैसे लोग समुद्र से इतना सारा प्लास्टिक निकालते हैं, मतलब ऐसा निकालते हैं फिर पूरे शिप में खाली करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे अभी अपन ने ओशन करेंट पढ़े, ठीक है, तो ये अफ्रीकन, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलता है, ओशनिक गायर चलते हैं, मतलब ओशन करंट चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो इसके बीच में क्या फंस जाता है, कचरा, मतलब हमने जो कचरा फेंका वो यहीं फंस गया। तो ये क्या करता है, डेड जोन क्रिएट कर देता है। डेड जोन कैसे, अभी हमने क्या देखा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि ऊपर डेड लोग मर जाते हैं, तो ऊपर की जो सनलाइट है वो नीचे नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही जब आप कचरा फेंकोगे, पूरा प्लास्टिक फेंकोगे, तो नीचे सनरेज नहीं जा पाएंगी, ऑक्सीजन लेवल नीचे होगा, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। पॉल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल स्पिल, रिलेटेड टू ऑयल स्पिल, रिलेटेड टू ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं, देखो फिर से, अभी आपने कुछ दिन पहले, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले आपने वो सुना था, हाँ स्विस कैनाल शिप, और उससे तेल गिरने लगा था। तो ऑयल स्पिल वही होता है, जब तेल को आप यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑयल स्पिल की। ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, वो उसकी सतह के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। अब कोरल्स मान लो नीचे हैं, यहाँ से सनलाइट ब्लॉक हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब ये क्या है, पॉल्यूटेड है, ये ऑक्सीजन का लेवल भी कम करेगा। ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम करेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं आएगी, तो ये समझ रहे हो। उसके साथ अब यहाँ से जब चिड़िया आती है, ठीक है, चिड़िया आती है जो, वो सीधे अंदर जाती है और इसको उठाती है, मतलब मछली को उठाती है और भाग जाती है, ठीक है। तो ये गीली नहीं होती है, इसके पंख भारी नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं। तो वो अंदर जाती है, उठाती है, चली जाती है, उसके पंख तुरंत उसको झटका देते हैं, तो वो हल्की हो जाती है, वापस उड़ जाती है। अब चिड़िया आई, इस पानी में गई ऑयल के साथ, और ऊपर नहीं आ पाई, उसी में फंस के रह गई, मर गई। ऑयल स्पिल से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें से एक कारण कोरल वाला भी है, ठीक है। इंक्रीज सेडिमेंटेशन, इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, वो जो, हाँ, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि वो पानी की टेम्परेचर सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग बताया था, जब आप ट्रॉलर लेके नीचे से वो करते हुए जाते हो, खराब करते हो। राइज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी अगर बढ़ जाए तो। और दूसरा है इन्फेक्शन पैथोजेंस एंड बाय बैक्टीरियाज, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस पैथोजेंस बाय बैक्टीरियाज, हाँ, पैथोजेंस बाय बैक्टीरियाज। पैथोजेंस जो बीमारी फैलाते हैं, तो जैसे हमें वो सिलीफेरा नहीं, वो एक मच्छर होता है ना, एनीबिलीज क्या होता है वो मच्छर का, हाँ, तो मच्छर नहीं फैलाता है, मच्छर के अंदर एक पैथोजन होता है, मच्छर एक कैरियर है उस पैथोजन का, ठीक है। तो ऐसे ही हर पैथोजन जो बीमारी फैलाता है वो पैथोजेंस होते हैं। तो पैथोजन कैसे मारे, मच्छर। तो अभी एक ये चल रहा है कि इनफर्टिलिटी क्रिएट करना है, मतलब ऐसा कि वो मच्छर के कुछ कुछ बहुत कुछ चल रहा है अननेसेसरी, है ना। तो अभी ये कोरल का पढ़ा है, नेक्स्ट हम अब बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ये इसका क्वेश्चन लिखो, एक और दोनों क्वेश्चन लिख के लेके आने। क्वेश्चन, लोकेट दी, लोकेट presence of corals in the world map, presence of coral in the world map, in the world map, along with, along with various, along with various causes of coral bleaching, coral bleaching। जब आप कोरल्स के बारे में बताओगे तो उनको बताओ कि वो कैसे सेंसिटिव होते हैं, कितना उनको रिक्वायरमेंट होता है। फिर आप एक वर्ल्ड मैप बनाओगे जल्दी से छोटा सा, और उसमें रिप्रेजेंट करोगे यहाँ 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 पाए जाते हैं,
आपको मैप ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ ज्योग्राफी के नोट्स सर्च करने पड़ेंगे, वो लिखोगे, और फिर ये जो पॉइंट्स लिखाए हैं उनको और अच्छा और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप एलेबरेट करके लिखोगे। ठीक है, ये 150-250 जितने में आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, उतने में लिख सकते हैं।